चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। का नाम है क्लच का पुनः कल्पन या ओवरहॉलिंग का। ओवरहॉलिंग से हम समझते हैं क्या हुआ कि किसी वस्तु का, किसी मशीनरी पार्ट्स का रिपेयरिंग करना। ओवरहॉलिंग का मतलब क्या है? रिपेयरिंग करना। तो हम यहाँ पर आज जानेंगे किसका ओवरहॉलिंग करना? क्लच का। क्लच का पुनः कल्पन या ओवरहॉलिंग करना। तो उससे पहले हम क्लच को जानते हैं। क्लच का क्या उपयोग है? क्लच का उपयोग इंजन को गियर बॉक्स के साथ इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको लगातार हम इंजन के पावर के साथ चलाते रहेंगे तो हमारी जो कंपोनेंट है वो क्या हो सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, है ना। तो इसलिए हम लोग क्लच का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लच का उपयोग क्यों करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्लच को रिपेयरिंग कैसे किया जाता है, रिपेयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है हम। ठीक है, देखो क्लच में हमारे पास क्या होता है? फ्लाईव्हील जो हमारा क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, ये हमारा क्या है? फ्लाईव्हील है जो हमारा क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच रहेगा। जैसे जैसे हमारी इंजन चलती जाएगी फ्लाईव्हील भी उसी तरह से रोटेट होते जाएगा। फ्लाईव्हील के बाद होता है हमारा क्या? क्लच डिस्क या क्लच प्लेट बोलते हैं ना। ये हमारा क्लच प्लेट है, क्लच डिस्क बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्या? प्रेशर प्लेट, है ना। जो प्रेशर प्लेट की क्लच को प्लेट को क्या करता है? प्रेशर करता है ना। उसको फोर्स लगाता है ताकि वो किससे जाके चिपक जाए? फ्लाईव्हील के साथ जुड़ जाए, है ना। ये हमारा रिलीज बेरिंग है ना। इसके साथ हमारा प्रेशर प्लेट के साथ अटैच रहता है कंपाउंड, जिसमें उपयोग करते हैं। उसके बाद इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास एक लीवर होता है इस टाइप का। ये आगे जाके हमारा क्लच केबल के माध्यम से या क्लच के माध्यम से हमारे पेडल में, क्लच पेडल में या फिर क्लच लीवर तक पहुंचती है यहाँ की कनेक्शन, है ना। ठीक है, ये आगे जाके और किसमें? हमारा इनपुट शाफ्ट में उस पावर चले जाती है। तो हम लोग यहाँ पर यही देखते हैं कि ये हमारा क्लच प्लेट की पुनः कल्पन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हमारी क्लच आवाज़ के साथ चलती है, क्लच सर्पण करता है, पूर्ण ढंग से वियोजित या विनियोजित नहीं होता। विनियोजित और वियोजित या वियुक्त करते समय झटका देता है, तो हमें क्लच प्लेट को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, क्लच को बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। आजकल हमारे जितने भी गाड़ियाँ आती है सभी में क्लच का होता है ना। उन क्लचों में देखते हैं कि हम कई प्रकार के क्लचों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डायाफ्राम क्लच है, मल्टीप्लेट क्लच है, वेरो ड्राइव क्लच है, अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। इन प्रकार के क्लच का प्रयोग करते हैं। हमारे पास और भी कई सारे क्लच का वो प्रकार है ना, जिनका उपयोग हम लोग क्लच गाड़ियों में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा असेंबली में। तो हम बात करते हैं, आज देखते हैं कि डायाफ्राम क्लच क्या होता है, किस टाइप का होता है ना। डायाफ्राम क्लच में कॉइल या हेलिकल स्प्रिंग को डायाफ्राम स्प्रिंग में बदल दिया जाता है। जो हमारी पुरानी क्लच होती है जिसमें कॉइल स्प्रिंग लगा होता है, उसके जगह पर हम इस डायाफ्राम क्लच में डायाफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं ना। यहाँ पर दिख रहा है, ये है हमारा डायाफ्राम स्प्रिंग। इसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं डायाफ्राम क्लच में, है ना। स्प्रिंग वाले में क्या करते हैं? ये स्प्रिंग जो है प्रेशर की काम करता है। स्प्रिंग जो प्रेशर का काम करता है, प्रेशर प्लेट को फोर्स लगाने के लिए, है ना, या क्लच प्लेट को फोर्स लगाने के लिए, ताकि वो फ्लाईव्हील के साथ चिपक जाए, जकड़ जाए, उसके लिए प्रयोग करते थे, है ना। आज भी करते हैं उसका प्रयोग, पर एक और नया क्लच है जिसका नाम है डायाफ्राम क्लच, जिसमें हम लोग इस टाइप के स्प्रिंग का, इस टाइप का क्लच का प्रयोग करते हैं ना। तो ये क्लच में इस टाइप का क्या होता है? स्प्रिंग होता है, डायाफ्राम स्प्रिंग होता है ना। इसका प्रयोग करके हम लोग प्रेशर प्लेट को या क्लच प्लेट को पुश करते हैं। ठीक है,
अन्य प्रकार के क्लच में विपरीत डायाफ्राम क्लच को अलग अलग रिलीज लीवर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डायाफ्राम स्प्रिंग स्वयं लीवर की एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है ना। जो डायाफ्राम स्प्रिंग एक स्वयं स्प्रिंग की तरह कार्य करेगा, है ना, उसके श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर अलग से हमें स्प्रिंग लगाने की, है ना, ऑयल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है। इस प्रकार के क्लच में क्या करते हैं, इस प्रकार के क्लच में कॉइल कुंडली के स्थान पर क्या रखते हैं हम, डायाफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है डायाफ्राम स्प्रिंग का। इस प्रकार के क्लच को डायाफ्राम क्लच कहा जाता है, स्प्रिंग, है ना, जो हम लोग कॉइल कुंडली के स्थान पर डायाफ्राम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार क्लच को क्या कहते हैं, डायाफ्राम क्लच। स्प्रिंग क्लच की तुलना में डायाफ्राम क्लच जो है आकार में छोटा होता है। स्प्रिंग के क्लच वाली, स्प्रिंग वाली जो क्लच आती है उसकी तुलना में ये जो डायाफ्राम क्लच है वो छोटा होता है और अधिक टॉर्क यानी ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है, क्योंकि डायाफ्राम स्प्रिंग, है ना, डायाफ्राम जो है स्प्रिंग की तुलना में अधिक दबाव उत्पन्न करता है। यह हमारा डायाफ्राम स्प्रिंग, है ना, ये कॉइल स्प्रिंग की तुलना में ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न करता है, इसलिए ये स्प्रिंग क्लच की बजाय डायाफ्राम स्प्रिंग क्लच का प्रयोग करना अधिक लाभदायक होता है। यह ऊर्जा को के संचयन के लिए अधिक सघन साधन है ना। इस प्रकार के कॉम्पैक्ट डिजाइन को छोटे क्लच ढांचे की आवश्यकता होती है। यह केंद्रीय बल से कम प्रभावित होता है ना। ये जो है अब केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पर कम, इसका प्रभाव कम होता है ना। यह उच्च घूर्णी गति का सामना कर सकता है। जो रोटेशन होता है हमारे गाड़ियों में, जो शाफ्ट में जो रोटेशन होता है उसको सामना बहुत आसानी से कर सकता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। डायाफ्राम दोनों कंपन, स्प्रिंग और मुक्त लीवर के रूप में कार्य करता है ना। डायाफ्राम जो है कल्पन, स्प्रिंग और मुक्त लीवर दोनों के रूप में ये कार्य करता है ना। डायाफ्राम क्लच में अन्य प्रकार के क्लचों की तुलना में बहुत कम रखरखाव होता है ना। ये जो है इसमें बाकी क्लच की तुलना में रखरखाव बहुत ही कम लगता है, इसलिए हम डायाफ्राम क्लच का प्रयोग करना बहुत लाभदायक होता है। ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम जो वाहन चलाते हैं, वाहनों में जो क्लच होता है, क्लच की पुनः कल्पन या उसकी रिपेयरिंग करना क्यों आवश्यक हो जाता है या रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, रिपेयरिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो देखते हैं। जैसे हम लोग अगर रिपेयरिंग करने जाएं तो रिपेयरिंग करने के लिए हमें कई प्रकार के क्या औजारों की आवश्यकता पड़ेगी ना। खुले मुख का औजार, यानी फिर क्या बोल सकते हैं, फीट पाना हो गया, रिंग पाना हो गया, बॉक्स स्पैनर हो गया, इसके अलावा अन्य भी औजारों की आवश्यकता पड़ती है ना। ठीक है। ठीक, अब इसको हम क्लच कहाँ रहता है हमारा, इंजन में। अब इसको रिपेयरिंग करना है तो रिपेयरिंग करने के लिए हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी तो रिपेयरिंग कर पाएंगे, है ना। तो कैसे निकालते हैं वाहन को, सबसे पहले ये तो कॉमन सी बात है कि जब भी हम गाड़ियों में कोई भी रिपेयरिंग करेंगे तो क्या करेंगे, उसको एक समतल जगह पर, है ना, स्टैंड लगाएंगे, खड़ा करेंगे, है ना। ठीक, वाहन को एक विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, जहां, है ना, जिस जगह पर इंजन रहती है वहां तक हमारी पहुंच हो सके, उसको उस स्थिति में लगाएंगे, है ना। घंटाकार ढांचे बेल आवाज से क्लच लिंकेज कनेक्शन को निकालेंगे। गियर बॉक्स के संगम फ्लेंज से प्रोपेलर शाफ्ट को निकालेंगे। गियर बॉक्स से उसके जहाँ पर रहता है गियर बॉक्स है वहाँ पर हमारा क्या रहेगा, क्लच रहेगा, तो उस जगह से प्रोपेलर शाफ्ट को वहाँ से अलग करेंगे। क्लच ढांचे और गियर ढांचे के नटों और बोल्टों को ढीला करें और तो क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना।
उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट के आवरण कवर पर मार्क करेंगे, उस पर जो दबाव उत्पन्न होगा, हाँ, तो दबाव प्लेट के समुच्चय को सभी बोल्टों को, है ना, जो प्रेशर प्लेट है उसके बोल्टों को, सभी बोल्टों को वहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, क्लच प्लेट, दबाव प्लेट और रिलीज बेयरिंग को निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, हमारे पास गियर बॉक्स के पास और इंजन के बीच में है, वहाँ उस जगह से हमें क्या करना है, क्लच को निकालेंगे तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें पुनः कल्प कर सकते हैं, उसका ओवरहॉलिंग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब निकालने के बाद हम देखेंगे कि उस क्लच में क्या क्या हमारे पास क्लच है, क्लच में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल के रिसाव के लिए, किसके रिसाव के लिए, तेल के रिसाव के लिए क्लच प्लेट का निरीक्षण करेंगे, है ना। तेल के रिसाव के लिए क्लच प्लेट को तेल के रिसाव की जांच करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नापने की गेज के साथ क्लच प्लेट की मोटाई की जांच करेंगे। जो हम लोग क्लच प्लेट इसमें उपयोग हो रहा है हमारे क्लच में, उसकी जांच करेंगे। यदि यह स्वीकार्य सीमा से बाहर है तो इसे क्या करेंगे, बदलेंगे। अगर स्वीकार्य सीमा से बाहर मतलब क्या होगा कि हमारे जो क्लच प्लेट है ना, जितना होना चाहिए उससे कम है ना, या घिस गई है, तो क्या करेंगे, हमें क्लच प्लेट को बदलने की आवश्यकता है। क्लच के आवरण, है ना, क्लच के आवरण या कवर समुच्चय को की जांच करेंगे। यदि तेल का रिसाव हो रहा है तो गियर बॉक्स पर, क्रैंकशाफ्ट पर तेल सील को बदलेंगे, है ना। गियर बॉक्स की तरफ या क्रैंकशाफ्ट की तरफ, दोनों तरफ को क्या करेंगे कि हम इसको ऑयल सील है उसको क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, क्लच प्लेट को क्लच शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट पर रखेंगे। क्लच प्लेट जो है हमारा उसको कहाँ रखेंगे, क्लच शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट पर रखेंगे। क्लच प्लेट पर डायल गेज को रखेंगे। क्लच प्लेट के विरूपण की जांच करेंगे कि हमारा जो शाफ्ट है वो घूम रहे हैं। जैसे इनपुट शाफ्ट पर क्लच प्लेट को रखेंगे, रखने के बाद वो क्या हो रहा है, सही है कि नहीं, उसमें कोई फ्लक्चुएशन या फिर उबड़ खाबड़ या इस टाइप का कुछ बेंड वगैरह तो नहीं है, ये सब की उसमें हम जांच करेंगे। ठीक है, डायल गेज के सूचक को क्लच प्लेट पर लंबवत रखेंगे, क्लच प्लेट को घुमाएंगे और रेडियल इन आउट की जांच करेंगे। यदि यह क्या होगा कि 2 डिग्री, है ना, 2 मिलीमीटर से अधिक है तो हम इसके जो जांच करेंगे उसका रन आउट हो गया, वो क्या हो गया, 2.0 है ना, 2 मिलीमीटर से अधिक है तो क्लच प्लेट को क्या करेंगे, बदलेंगे, है ना। यानी ये हमारा जो क्लच प्लेट है इस टाइप का रहना चाहिए। क्लच प्लेट अगर सीधा देखेंगे तो ऐसा, अगर क्लच प्लेट ऐसा है तो इस टाइप का, ऐसा बेंड हो गया है इस टाइप का, तो क्या करेंगे, इसको हमें बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ठीक है, क्लच प्लेट को बंकन के लिए निरीक्षण करें और क्लच के खांचों, है ना, उस स्प्लाइन की जांच करेंगे। क्लच में जो खांचे रहते हैं उसको जांच करेंगे, है ना, इसमें किसी प्रकार का क्रेक वगैरह तो नहीं है, की जांच करेंगे। स्प्रिंग है, एठन स्प्रिंग को टूटन या ढिलाई के लिए निरीक्षण करेंगे। जो हम लोग प्रेशर प्लेट उपयोग कर रहे हैं या फिर इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्प्रिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी जांच करेंगे, उसमें सही तरीके से एठन है कि नहीं है ना, प्रेशर है कि नहीं है, की जांच करेंगे। क्लच हब के आंतरिक खांचों के बीच, क्लच शाफ्ट के बाहरी खांचों, है ना, के बीच अंतर की जांच करेंगे। और यदि इसका अंतराल जो है ना, अंतराल क्या है, 0.05 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।
ना। अगर इससे अधिक है तो हम क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। ठीक है, ठीक। अब हम फिर आगे चलते हैं, है ना। ठीक, हम लोग गतिपाल चक्र के या प्रोपेलर शाफ्ट के घर्षण सतह पर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, निरीक्षण कैसे करेंगे तो देखते हैं, है ना। गतिपाल चक्र यानी प्रोपेलर शाफ्ट, क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट, है ना, प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है ना, प्रोपेलर शाफ्ट है उनकी रेखाओं या घर्षण गतिपाल चक्र पर गतिपाल चक्र के घर्षण सतह का निरीक्षण करेंगे। यदि वृत्ताकार लाइनें या घर्षण पाया जाता है तो इसको जो गतिपाल चक्र है को क्रैंक शाफ्ट से हटाएंगे, है ना। प्रोपेलर इसमें जो शाफ्ट लगा होता है ना, तो क्या करेंगे, हम हटाएंगे। ठीक है, खराद मशीन पर गतिपाल चक्र की घर्षण सतह का खरादन करेंगे और रेखाओं को हटाएंगे, है ना। खराद मशीन सुने थे नाम, खराद मशीन, खराद मशीन। खराद मशीन का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग खराद मशीन को, लेथ मशीन, है ना, क्या है, लेथ मशीन। ठीक है, इसमें गतिपाल चक्र जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को रखेंगे और उसकी घर्षण सतह का खरादन करेंगे और उसको रेखाओं को हटाएंगे। ठीक है, कीलक बेरिंग को घिसाव के लिए निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, घिसाव के लिए निरीक्षण करेंगे, है ना। फिर गतिपाल चक्र के गियर दंत को घिसाव की जांच करेंगे। यदि यह क्षतिग्रस्त हो गया है तो क्या करेंगे, उसे बदलेंगे। ठीक, इसको बदलेंगे, शाफ्ट को। ठीक है, फिर देखते हैं डायाफ्राम स्प्रिंग जो है कैसा होता है। डायाफ्राम स्प्रिंग की उंगलियों पर घिसाव के लिए निरीक्षण करेंगे, देखें कि क्या इस पर दरारें हैं, है ना। अच्छा, हम लोग स्प्रिंग तो किस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, ऐसा, है ना। इस टाइप का हमारा क्या होता है, डायाफ्राम स्प्रिंग, है ना। तो डायाफ्राम स्प्रिंग को देखेंगे, इसको निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने पर इस स्प्रिंग में जो है घिसाव तो नहीं हो रहा, घिसाव हो रहा है तो उसको स्प्रिंग को बदलेंगे, है ना। स्प्रिंग का तनाव जांचेंगे, इस पर जो फोर्स लगाएंगे, है ना, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने पर इस पर किस टाइप का फोर्स पड़ रहा है उसकी जांच करेंगे, है ना। मुक्त रिलीज बेरिंग में घिसाव के लिए जांच करेंगे। यदि यह घिसा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, बदल देंगे। क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, बेरिंग के आधार आलम शाफ्ट का निरीक्षण करेंगे हम लोग। इसके जो रिलीज बेरिंग है ना, यहाँ पर जो शाफ्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पर इसके ये शाफ्ट के साथ ही जुड़ा रहेगा, तो ये शाफ्ट है इसमें, तो उस शाफ्ट को क्या करेंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, लाइनें बन गई है, तो हमें लेथ मशीन में इसका प्रयोग करेंगे। लेथ मशीन से क्या करेंगे, हम लोग इसको खरादन करेंगे। खरादन करने के बाद फिर से उसको रिपेयरिंग करेंगे। अब ये सब तो है, हम काम करते हैं, काम करते समय हमें क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतने, वो देखते हैं कि पार्ट्स को गलत जगह पर नहीं रखेंगे। जहाँ से हम जो सामान जहाँ पर लगता है उसी जगह पर उसको फिट करेंगे, है ना। हटाए गए नटों और बोल्टों को पात्र में ठीक से रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लच का ओवरहॉलिंग ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।